Hello students, let's continue to the last theory lecture of our chapter gravitation, in which today we will discuss about the Kepler's law of planetary motion. Right? In this lecture we will discuss about Kepler's law of planetary motion. ठीक है, आज हम बात करेंगे केपलर ने प्लैनेट्स का मोशन जो होगा वो किस तरीके से होता है, उसके बारे में जो लॉज बताए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे. राइट स्टूडेंट? तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि केपलर ने कितने लॉज दिए. केपलर ने 3 लॉज दिए. किसके लिए? प्लैनेटरी मोशन के लिए. बात समझ आई? अब थोड़ा सा इसमें हम यहाँ से मैथ से भी रिलेट करेंगे, तो आप इसमें जो मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे मैं कोशिश करूँगा सारी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की. बट इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाती, या तो आप मुझसे पूछेंगे या फिर अपने मैथ्स वाले सर से पूछेंगे. राइट? ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं बात करूँगा एलिप्स के बारे में. ठीक है, अंडा होता है, अंडा जो अंडे की शेप होती है, एग की जो शेप होती है वो क्या होती है? ओवल शेप होती है, एलिप्टिकल शेप होती है. ठीक है, चलो उसी के बारे में बात करेंगे. तो हम बात करते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट, जो कि केपलर का कैसा है? फर्स्ट लॉ है. तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, एक एलिप्स ड्रॉ किया. ठीक है, ओवल शेप है. ठीक है, तो ध्यान रखना एलिप्स के 2 एक्सिस होते हैं. कितने एक्सिस होते हैं? 2. पहला एक्सिस हो गया वर्टिकल एक्सिस, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल एक्सिस जो होता है उसको अपन बोलते हैं माइनर एक्सिस. क्या बोलते हैं उसे? माइनर एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल अपने पास एक्सिस होता है, अपने पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोलते हैं. मतलब एक हो गया माइनर एक्सिस हो गया, दूसरा हो गया मेजर एक्सिस हो गया. माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, और वो हमें विजिबल भी है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे सेंटर होता है, सर्कल होता है, सर्कल के अंदर क्या होता है? एक सेंटर होता है. तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने अज्यूम किए, एक और दूसरा एक. ठीक है, इन पॉइंट्स को हम बोल देते हैं क्या? फोकस पॉइंट. इन पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं? फोकस पॉइंट बोल देते हैं. ये भी फोकस होगा और ये वाला भी अपना क्या होगा? फोकस होगा. मैं सिर्फ एक को कंसिडर करके चल रहा हूँ. ठीक है, तो अब देखो इसी से रिलेट करता हुआ निकल के आएगा हमारा फर्स्ट लॉ, दैट इज ऑर्बिट लॉ. ऑर्बिट का सिंपल मीनिंग अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने अगर एटम के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो एटम क्या होता है? इसी तरीके से होता है. ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, यहाँ न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ कौन होता है? इलेक्ट्रॉन. तो और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट के अंदर मूव करता है. मतलब इस क्लास के अंदर, इस रीजन के अंदर क्या करता है? मूव करता रहता है. तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? उसका ऑर्बिट. मतलब वो शेल जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. यहाँ पे शेल की जगह क्या जाएगा? प्लेनेट मूव कर रहा है सन के अराउंड. ठीक है, तो यहाँ पे वो रीजन जिसके अंदर कोई भी प्लेनेट मूव कर रहा होगा उसको हम उसको क्या बोल देंगे? ऑर्बिट बोल देंगे. इसी के बिहाफ पे निकल के आया लॉ ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, अब देखो केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर क्या बोला? कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करेगा. कब? जब सन कहाँ पे हो? इस एलिप्टिकल पाथ के फोकस के ऊपर. कहाँ पे हो? फोकस के ऊपर. बात समझ आई? ये लो जी, हमने सन बना दिया. ठीक है, सन मतलब SON वाला नहीं, बेटे वाला सन नहीं, सूरज वाला सन. ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं. इन द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, व्हाट केपलर हैज डिस्क्राइब्ड, एनी ऑफ द प्लेनेट, यहां लोग प्लेनेट बना दिया, एनी ऑफ द प्लेनेट मूव्स ऑन एन एलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन when the sun is at the focus of that ellipse. बात समझ आई? ठीक है, चलो तो इसी से निकल के हमारा कौन सा? लॉ ऑफ ऑर्बिट, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है. सेकंड, अब आते हैं, हम मूव करते हैं सेकंड लॉ ऑफ केपलर, मतलब लॉ ऑफ एरिया. ठीक है, देखो नाम में उसका मीनिंग छिपा हुआ है. ठीक है, इनको मैं डायग्राम्स को मिटा नहीं रहा हूं, एज इट इज रखेंगे. ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ के लिए. ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसको इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी हमें, क्योंकि स्पेस बहुत ज़रूरी है.
स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड बात करते हैं हम किसकी, लॉ ऑफ एरिया की। तो फिर से हमें क्या करना, अभी हमारे यहाँ दिमाग में पिक्चर क्लियर हुई कि एरिया जो भी लेंगे, जब जिस भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो किस पे करेंगे, एलिप्टिकल पाथ पे बात करेंगे। तो फिर से हम बना देते हैं एक और एलिप्स। ठीक है, देखो थोड़ा सा एलिप्स बिगड़ेगा क्योंकि ड्राइंग में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कौन सा, माइनर एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया, चलो इसको लिखते नहीं है यहाँ, सिंपल सा क्लियर है, और हम क्योंकि हमें और भी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये हो गया मेजर एक्सिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, कोई भी प्लेनेट इसके ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक उसकी रेफरेंस पोजीशन थी यहाँ, लेट सपोज इस पॉइंट से इसकी रेफरेंस पोजीशन थी ए। ठीक है, यहाँ ए से मूव करते हुए वो पहुँच गया, पहले प्लेनेट जो था ए पे था, मूव करते हुए वो पहुँच गया, ये चलता गया यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, बी पॉइंट पे वो पहुँच गया। तो अब इस रेफरेंस पॉइंट से इसका एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया होगा। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूँ, किसकी, इसकी अगर मैं बात करूँ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एरिया ही तो होगा अपने पास में। ठीक है, लेट सपोज यहाँ तक पहुँचने में उसको जो टाइम लगा वो टी टाइम लगा। कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है सर, पहुँचा दिया। मैंने बोला कि ठीक है यहाँ तक तो हुआ, दूसरा एक और पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ जिसपे वो यहाँ पे था, पी पॉइंट के ऊपर। अब पी से जैसे रिवॉल्व करते हुए आएगा तो वो आएगा कहाँ पे, या फिर इसको यहीं पे मान लेते हैं हम, ये पी पॉइंट पे था, रिवॉल्व करते हुए आया, और पी से चलते वो यहाँ पे पहुँच गया, दैट इज क्यू पे पहुँच गया। ठीक है, और लेट सपोज हमने कॉमन चीज़ क्या मानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी उसको टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। मतलब दोनों का टाइम इंटरवल क्या है हमारे पास में, सेम है। बात समझ आई? तो केपलर ने क्या बोला, अगर टाइम सेम लगता है किसी भी प्लेनेट को रिवॉल्व करके एरिया कवर करने में, टाइम अगर सेम है तो दोनों टाइम पे, दोनों जगह पे पी, इसको मान लेते हैं अपन एफ मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ ए एफ बी एंड एरिया ऑफ पी एफ क्यू वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स द प्लेनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल व्हाइल रिवॉल्विंग ऑन द एलिप्टिकल पाथ। मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा अपने पास में, एरिया will be always same for the same interval of time। सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एरिया भी क्या रहेगा अपना, इक्वल रहेगा। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, आई होप दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं टाइम पीरियड के लिए। देखो थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अपन इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। वो किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से समझना। ये मेजर एक्सिस हो गई, ये माइनर एक्सिस हो गई, इसी से रिलेटेड है। और कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व करेगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा उसके अंदर। कोई भी प्लेनेट जो है रिवॉल्व करेगा तो उसके अंदर उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ध्यान से देखना, थर्ड लॉ के अंदर कोई डायग्राम नहीं है। थर्ड लॉ के अंदर केपलर ने क्या बोला, ये मेजर एक्सिस से रिलेटेड है। थर्ड लॉ में केपलर ने बोला कि जब भी कोई प्लेनेट एलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा तो इसको पूरा कवर करने में जितना उसको टाइम पीरियड होगा, जितना उसको टाइम पीरियड लगेगा, टाइम लगेगा, उस टाइम का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी सेमी मेजर एक्सिस के। लेट सपोज सेमी मेजर एक्सिस इसकी कितनी है अपने पास में, ए है। सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई रिपीट, कोई भी प्लेनेट इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा तो उसका जो टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन जो उसको कवर करने में लगेगा, उसका स्क्वायर जो होगा उसकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये तीन लॉज केपलर ने किसी भी प्लेनेट के मोशन के लिए बताए थे।
बात समझ आई? आई होप तीनों लॉस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम मुझे कांटेक्ट करेंगे। मेरे कांटेक्ट नंबर 9588832470, ठीक है। कभी भी मुझे फ़ोन, मैसेज या जिसके भी थ्रू आप कन्वीनियंट हैं मुझे अपनी क्वेरी पूछ लेंगे, ठीक है। कोई हो कि नहीं सर मेरे पास मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, मैं तो आपको किसी और तरीके से कांटेक्ट करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस chandan.gautam95@gmail.com। यहाँ पे मुझे आप मेल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। चलो अब इसी के बाद में एक छोटा सा रिलेशन अपन देखते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? इसको हटा रहा हूँ, उसको नहीं हटा रहा। एक छोटा सा अपन रिलेशन देखते हैं किसमें अपन ने पढ़ा था। एक तो कैपिटल जी, क्या पढ़ा था अपन ने? कैपिटल जी। और बच्चों कैपिटल जी क्या था? कैपिटल जी क्या था? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या था? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। और एक पढ़ा था अपन ने स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है, अर्थ से रिलेट किया था और इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। कैसे निकालनी है वो ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर पे जाइए और वहाँ पे चेक करिए किस तरीके से फाइंड करना है। और या फिर बुक की हेल्प लीजिए, बुक परचेज कीजिए और बुक की हेल्प लीजिए। बुक के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, थ्योरी भी पूरी मिलेगी, ठीक है। चलो अब देखो इन्हीं के बीच में रिलेशन की बात करते हैं अपन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से एफ की वैल्यू कितनी निकली थी? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पे m1 था मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 था मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, g वॉज दी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और r क्या थी? उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस थी, ठीक है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी मोशन वाला चैप्टर अपन करेंगे, उसके अंदर देखेंगे फोर्स की जो एक और वैल्यू होती है वो होती है F = ma, जहाँ m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, a है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अपन ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन के अंदर कौन सा एक्सेलरेशन आता है? g। तो यही हो जाएगा हमारा F = mg। बात समझ आई बच्चों? अब यहाँ पे मैं यहाँ इसको इक्वेशन नाम दे दो 2। अब यहाँ पे मैंने बोला कि m1 जो है मैंने बोल दिया वो है मास ऑफ द अर्थ, जिसे हमने मान लिया कैपिटल M। m2 जो है वो मैंने मान लिया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने मान लिया m, ठीक है। तो अब ये भी फोर्स की इक्वेशन है, ये भी फोर्स की इक्वेशन है, तो क्या इनको इक्वेट कर दूं? Gm अपॉन r स्क्वायर = mg। क्या m से m कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और यही आ जाएगा g आ जाएगा Gm अपॉन r स्क्वायर, और उसकी वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं, राइट स्टूडेंट। अब इसके जो इस पूरे चैप्टर की जो लास्ट क्लास है वो आप लोगों के पास में है न्यूमेरिकल क्लास, जो कि इसके नेक्स्ट डे ही आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। एक थोड़ा सा इसके अंदर मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगा यहाँ पे, बाकी मैं आप लोगों को फोर्स एंड मोशन में भी बताऊँगा।
बेटा मोशन के अपने पास जो है 3 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि a की जगह अपन ने क्या यूज़ किया था यहाँ पे g, तो जितनी भी इक्वेशंस के अंदर a है वहाँ पे अपने को क्या कर देना है g, दैट इज यहाँ से क्या हो जाएगा u प्लस जी टी, यहाँ पे कितना हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gs। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है ये इक्वेशंस कैसे निकल के आई है ये हम बात करेंगे फोर्स एंड मोशन के अंदर। तब तक के लिए बुक लीजिए, क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस लगाना शुरू कीजिए, और हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो भी बुक की रिक्वायरमेंट होगी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, सारे को पढ़ना, और बाकी जो है कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे एनी टाइम कभी भी मुझे मैसेज या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है क्लास, थैंक यू।